ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एक ग्राफ दे रखा है, आईटी ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है। और आपको बता दूं करंट टाइम ग्राफ का एरिया जो देता है वो चार्ज देता है। क्या देता है? और इसमें आपको चार्ज ही पूछ रहा है कि इस ग्राफ में जो आपका दे रखा है 10 सेकंड तक आपका करंट फ्लो हुआ है, तो उसमें कितना चार्ज सर्किट से फ्लो कर गया। ठीक है। तो एरिया निकाल लो। एक एरिया ही है आपका, एरिया नंबर फर्स्ट और एरिया नंबर सेकंड। ठीक है। ये पूरा एरिया निकाल लोगे तो क्या होगा? चार्ज के बराबर आएगा। ठीक है। तो चार्ज बराबर में एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड। एरिया फर्स्ट का ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू में हाइट है, और ये सेकंड का रेक्टेंगल है तो एल इंटू में बी हो जाएगा। हाफ बेस क्या है भी आपका? ट्राइंगल का बेस क्या है? 5, और हाइट क्या है इसकी? 5 प्लस, और जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या है भैया? 5, और बेस क्या है? 5। तो ये हो जाएगा 25, ये 12.5 प्लस 25, सॉल्व करोगे तो आपका 37.5 कूलम चार्ज के बराबर आ रहा है। जो चार्ज फ्लो करके गया है सर्किट से उसकी वैल्यू इतनी। ठीक है, इसे ध्यान रखो। ठीक है। अच्छा, ऐसी आईटी ग्राफ होता है, आईटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो करंट, उसका स्लोप जो होता है वो करंट देता है। क्या देता है? ये भी लिख लेना। अगर आपका करंट सॉरी, क्यूटी ग्राफ जो बता रहा हूँ, क्यूटी ग्राफ जो होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है वो करंट के बराबर आता है। ये आपका क्यू है और ये आपका टी है। ये ग्राफ बन गया। इधर देख ले, ये थीटा है, इसे स्लोप कहते हैं। ये इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है? चार्ज के। और बेस किसके पैरेलल है? टाइम के। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ tan थीटा होता है। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी चार्ज। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और टाइम क्या है? बेस है। तो tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है? चार्ज है, और बेस क्या है? टाइम है। चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है? करंट होता है। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ आपको क्या देता है? करंट। और आईटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है आपको? चार्ज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ड्रिफ्ट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इज इतना। ठीक है। ये आपको दे रखा है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट, आयंस ड्रिफ्ट कर रहे हैं, व्हाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस द सेक्शन इतना। इतना। ठीक है। कह रहा है इफ द सप्लाइड वोल्टेज, आपको इतना दे रखा है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। रेजिस्टेंस कितना होगा ट्यूब का, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो अच्छा, ये पर सेकंड में जा रहे हैं ना? हाँ, पर सेकंड। ठीक है। तो चार्ज का जो फ्लो पर सेकंड होता है ना, चार्ज फ्लोइंग, चार्ज का फ्लो हो रहा है पर सेकंड, वो क्या कहलाता है? करंट। चार्ज जो 1 सेकंड में फ्लो करके जाता है उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। एक 1 सेकंड के चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? करंट। करंट कहते हैं। जो 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करके जाए उसी को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, इन डिस्चार्ज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन। ठीक है। H, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी डायरेक्शन में ही क्या आता है? करंट आता है। मतलब पॉजिटिव आयन मान लीजिए इधर फ्लो कर रहे हैं, H प्लस आयन। डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन फ्लो कर सकते हैं, दोनों साथ एक साथ। ठीक है। तो इधर ही क्या होगा? इसका करंट होगा। करंट इसका इधर ही आएगा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि भैया व्हाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, तो इसका जो करंट होगा ना वो इस डायरेक्शन में आएगा। करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव का करंट सेम ही डायरेक्शन में होगा, और चार्ज का फ्लो क्या होगा? डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। टोटल करंट क्या होगा? करंट ड्यू टू नेगेटिव प्लस करंट ड्यू टू, ठीक है, नेगेटिव का करंट क्या होगा? तो देखिए भैया आपको बता दूं, तो यहाँ पे चार्ज पर सेकंड जो है
अगर मैं नेगेटिव की पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव आयन जो फ्लो कर रहा है उनका उनका अमाउंट कितना है 1 इंटू 10⁻18, ठीक है 18 H प्लस आयन, तो 1 इंटू चार्ज निकाल लो 10⁻18 H प्लस आयन की वैल्यू क्या होती है, एक H प्लस आयन की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻90, इतने H प्लस आयन की वैल्यू कितनी होगी, तो 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई कर दो, एक H प्लस आयन की वैल्यू ये होती है, तो इतने H प्लस आयन की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी ना, सॉल्व कर लो, इतने कूलम्ब चार्ज की वैल्यू आएगी, कितना आएगी 1.6 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा -1, तो ये जाएगा 0.16 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी क्या हुआ 1.6 एम्पियर जा रहा है। देखिए कूलम्ब पर सेकंड करंट की यूनिट होती है, कूलम्ब पर सेकंड समझ गया, तो मैंने सीधा बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट जा रहा है वो इतना आ रहा है। अच्छा नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना करंट जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी जो नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड वो कितना भैया, कितना नंबर है उसका 2.7 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो 2.7 इंटू 10 पावर 18, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर -90 कूलम्ब, कूलम्ब पर सेकंड, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2.7 इंटू 10 पावर 2.7 इंटू 1.6, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा इंटू 10 पावर -1, और ये क्या होगा कूलम्ब पर सेकेंड। इसको हमने इसको सॉल्व किया 2.7 इंटू मल्टीप्लाई करना है, ये से 2.7 इंटू 1.6 करना जल्दी से, फोन है किसी के पास, थोड़ा तेज कर ले थोड़ी देर, 2.7 इंटू 1.6 हाँ 4.32 इंटू में 10 पावर -1 एम्पियर हो गया, कूलम्ब पर सेकंड को लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, इसे सॉल्व किया तो 0.432 एम्पियर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इतना करंट आ गया, और प्रोटॉन जो आयन फ्लो कर रहे हैं उसकी वजह से इतना करंट आ गया। टोटल करंट क्या होगा, दोनों करंट के सम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की करंट की डायरेक्शन क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, हाँ? नहीं नहीं आता, कुल करंट कितना हो गया 1.6, और यार तो लिखिए ना 0.16 एम्पियर, ठीक है, कुल करंट कितना हो गया 0.16 प्लस 0.432 एम्पियर, कितना आएगा करना भैया 0.592 एम्पियर, ये क्या हुआ टोटल करंट आ गया, ठीक है, इतना एम्पियर करंट आ गया। सुन लीजिए भैया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा करंट पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 230 वोल्ट है। आपको निकालना है क्या रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है पोटेंशियल अपॉन में टोटल करंट, तो 230 डिवाइड बाय 0.592, सॉल्व कर लीजिए, इतना आपका ओम क्या क्या आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते रहिए, क्या कह रहा है वायर ऑफ 10 ओम, वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, रेजिस्टेंस इज स्ट्रेस्ड टू थ्राइस ऑफ योर ओरिजिनल लेंथ, कह रहा है कि उसकी जो भी लेंथ है उसे 3 गुना ज्यादा कह दिया, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस एंड न्यू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भैया शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, तो पहला क्या है रेजिस्टिविटी, क्या रहेगी भैया कांस्टेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जब तक नहीं चेंज होगी जब तक आप मटेरियल और टेम्परेचर दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चेंज ना कर देते, ठीक है भैया कल बता रहा था। दूसरा कह रहा है भैया इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस मैंने ले लिया R1, ये क्या होगा रो एल ए हो गया, सुन लीजिए, और इसकी वैल्यू क्या रखी है R1 की 10 एम और 10 ओम रखी है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया, सुन लीजिए
ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड में रेजिस्टेंस आपको निकालना है, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, लेंथ को थ्राइस कर दिया, लेंथ को, और एरिया को, जाहिर सी बात है जब लेंथ 3 गुना बढ़ जाएगी तो एरिया 3 गुना क्या होगा वायर का, कम हो जाएगा। ए बाय में क्या हो जाएगा 3, ठीक है भैया, तो ये आएगा 9 रो एल ए, हो गया। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसकी वैल्यू क्या रखी है, रो एल ए की वैल्यू क्या रखी है 10, तो आर टू इक्वल्स में क्या होगा 9 इंटू में 10 बराबर में 90 ओम, आंसर आ गया, ठीक है 90 ओम आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ स्ट्रेच्ड बाय द n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। एक वायर की लेंथ क्या है, हाँ भाई, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ। जो ये पूछा गया है कि एक वायर, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा, एक फॉर्मूला जैसे पीछे था ना कि आपने लेंथ को इतने टाइम्स खींचा तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सीधा अब एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, केस नंबर फर्स्ट कह रहा, मान लीजिए लेंथ एल थी, एरिया ए था, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया R1 ले लिया, ठीक है, और वो क्या हो गया रो एल ए, ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में कह रहा है कि लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया, जब लेंथ n टाइम्स बढ़ाओगे तो एरिया n टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, R इक्वल्स टू रो लेंथ n टाइम्स बढ़ गई और एरिया n टाइम्स क्या होगा, कम हो गया, ये आएगा आपका n स्क्वायर रो एल ए हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये क्या है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन R2 इक्वल्स टू में ये n स्क्वायर होगा, ये n मिलके n स्क्वायर, और ये क्या है R1। तो इस केस में डायरेक्टली आप आंसर ये लिख सकते हो, जित n क्या है, कितने टाइम्स आपने लेंथ को इंक्रीज किया, तो 4 टाइम्स करना हो तो क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा 4 गुना होगा पहले वाले से, 10 टाइम्स करोगे तो 100 गुना होगा पहले वाले से, ठीक है। पीछे वाले में कितना किया था हमने, कितने टाइम्स लेंथ को बढ़ा था, 3 टाइम्स किया था, तो आपका 9 गुना रेजिस्टेंस पहले था, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला कह रहा फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इन व्हिच द करंट डेंसिटी, इतना आपको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, करंट डेंसिटी निकालना, फाइंड अच्छा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक रखिए, तो आपको अगर याद होगा जब ऐसा होता तो, समझ गई, चुप रहा गंदी शिकल, करंट कितना भैया, अच्छा करंट डेंसिटी रखी है आपको, जे कितनी रखी है 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या रखा है 15 वोल्ट पर मीटर, और आपको निकालना क्या है रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, मान लो दोनों निकालना, कल ही बताया था मैंने सोल्यूशन। देखिए भैया, अगर आपको याद होगा करंट डेंसिटी किसके बराबर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में कंडक्टिविटी के बराबर थी, कल ही कराया था सुअर, ये कब क्या होता है, आता है फेल है फिर तो तू, अगर तेरे को कल का ही नहीं याद है तो। जे की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इतना आंसर आ गया। अच्छा जे की यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये होगा पर वोल्ट मीटर, इसको सॉल्व करोगे तो उसकी यूनिट आएगी 2.5 अपॉन में 15 एम्पियर पर वोल्ट पर मीटर, ठीक है भैया। और अगर आपको कंडक्टर रेजिस्टिविटी चाहिए तो रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, आंसर आ गया। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम, देखिए भैया अब मैंने आपको बताया था हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक फाइनल रेजिस्टेंस निकालने का, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और एक रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला था फाइनल रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू में इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, याद है, ये तो फॉर्मूले बताए थे ना। अभी क्या कह रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम थर्मामीटर इज आइस पॉइंट इतना,
आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री पर आपका कितना रेजिस्टेंस रखा है, 0 डिग्री में टेम्परेचर क्या होता है 0, तो उस वक्त जो टेम्परेचर रखा है कितना रखा है 5 वोल्ट। ठीक है, केस फर्स्ट क्या कह रहे हैं, एंड द स्टीम पॉइंट यानी क्या हुआ, इसे मतलब T1 लिख दो 0 और रेजिस्टेंस लिख दो R1 लिख दो 5, है ना। T2 केस सेकंड में क्या है, T2 क्या है, स्टीम पॉइंट है ना 100 डिग्री सेल्सियस, और रेजिस्टेंस क्या हो गया 5.39 हो गया, है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इज इतना, ठीक है। और केस थर्ड में कह रहा है जब इसी को हमने कहा रख दिया, हॉट बाथ में रख दिया, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर तो पता नहीं अपने को, नहीं पता, लेकिन उस वक्त का रेजिस्टेंस पता मुझे R3 क्या है 5.975। क्या कह रहा है, कैलकुलेटेड टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ, क्या निकालना है, ये निकालना है, फाइंड करो। कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है इसमें, पहले पहले इन दोनों से लेकर के केस नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में R2 किसके बराबर होगा, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। फिर इन दोनों को लेकर के एक केस बना लेते हैं, तो क्या होगा R3 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा T3 माइनस T1, ठीक है, मिल जाएगा। अबे अनपढ़ जब मैंने इलिटरेट कहीं की चमारन, ठीक है। अब देखिए बेटा हंसो मत बेटा, उसकी बेइज्जती होती रहती, कितना हंसोगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी है, और ये क्या होगी सेकंड इक्वेशन होगी, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, है ना। तो ये क्या होगा R2 अपॉन में R3 बराबर में क्या हो जाएगा R1 इसका पहले R2 लिखा ना, R1 ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, R1 1 प्लस अल्फा T3 माइनस, R1 से R1 क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है। R2 कितना रखा भैया, बस दिख रहा है अंधे 5.39, और R3 कितना रखा है 5.975, 1 प्लस ये ऐसे लिख दीजिए, अल्फा की वैल्यू भी अपने को नहीं पता ना, T2 कितना है 100 माइनस 0 1 प्लस अल्फा, ये क्या है भैया, ये निकालना मुझे, इसका T3 लिख दो माइनस 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा अल्फा भी क्या होगा कैंसिल होगा अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व कर लोगे इसको या मैं करूं, कर लोगे सॉल्व। T3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको T3 की वैल्यू निकालनी है, तो T3 निकाल लोगे आप सर, यही वर्ड बात का टेंशन। फिर कह रहा है ये कल ही मैंने कराया था, ठीक है, लेकिन मैंने फिर दोबारा से इसको डाल दिया यहाँ पर। कह रहा है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना देखा है, एरिया कितना देखा है 1 into 10 पावर मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट कितना भैया 1.5 एम्पियर, assume that each copper atom contribute 1 इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने को डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है मास, और डेंसिटी बराबर होता है 9
इंटू 10⁻³ पर मीटर क्यूब। ये मास और डेंसिटी जब बराबर होते हैं जब हम 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे होंगे। 1 मीटर क्यूब में जो भी मास होता है वो डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, हमें पता लग गया ये एक्चुअल में क्या है, हाँ, तो ये 1 मीटर क्यूब का मास है। मुझे 1 मीटर क्यूब के अंदर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब कितना होगा भैया? कुछ नहीं करना अपने को, मोल निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? नंबर ऑफ मोल पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में मोल निकालना। ठीक है, अब ये मोल आ गया 1 मीटर क्यूब में, तो अपने को पता है 1 मीटर क्यूब में मोल पता लग गया। अब मोल पता लग गया तो ये क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पर 23, ये एवोगाड्रो संख्या देती है आप, ये तो रखिए आपको। ये हो गया 1 मीटर क्यूब में इतना मोल था, उसमें 1 मोल की मल्टीप्लाई कर दी, इतने मॉलिक्यूल हो गए, इतने आइटम हो गए कॉपर के। अब एक कॉपर आइटम कितना कर रहा है? नंबर ऑफ एटम 3, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय सिंगल कॉपर एटम। एक सिंगल कॉपर एटम कितने को डोनेट करा? चलो पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है भैया पर मीटर क्यूब में? 1 मीटर क्यूब का नंबर ऑफ मोल निकाल रहा हूं, तो 1 मीटर क्यूब का मास, 1 मीटर क्यूब का मास क्या होता है? डेंसिटी के बराबर होता है, बताया था आपको, अपॉन में मोलर मास। अपॉन में मोलर मास। मोलर मास रखा है अच्छे से, ये मोलर मास रखा है वैसे इसका 63.5 U, यानी 63.5 ग्राम। ठीक है, और डेंसिटी आपको किलोग्राम में दे रखी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। तो डेंसिटी इसको ग्राम में करोगे तो 9 × 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक है भैया, इतना ग्राम आ गया। तो नंबर ऑफ मोल पर, देखिए 1 मीटर क्यूब में इतना मास है, गिवन मास 1 मीटर क्यूब में कितना है? इतना है। अपने को पता है उस एटम का मोलर मास कितना है? इतना। तो नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। ये 1 मोल में इतने एटम होते हैं कॉपर के, अपने को इतना मास दे रखा है, तो कुल कितने मोल होंगे? तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 9 × 10⁻6 ग्राम पर मीटर क्यूब। अपॉन में कितना, एक एटम का कितना, 1 मोल एटम का कितना मास है? 63.5 ग्राम। अब ये इससे मल्टीप्लाई, ये मोल आ गया 1 मीटर क्यूब में, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट कर रहे हैं एक एटम? तो ये आ गया अपने पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या 1 मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई इतनी आ गई। अपने को निकालना क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? वीना। क्या होता है? वीना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? करंट E/NA। करंट कितना है भैया? सर्किट में करंट आ रहा है 1.5 एम्पियर। चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻90। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपने निकाल लिया। ये एन की वैल्यू यहाँ सुविधा में पुट करनी है, एन की जगह पर। ठीक है, इस एन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। और एरिया आपको दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। कह रहा है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना अपने को थर्मल वेलोसिटी से। थर्मल वेलोसिटी क्या होता है? थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से आए। किसकी वजह से आए? थर्मल काइनेटिक क्या होती है? थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, और काइनेटिक है तो इसलिए ½ mv² भी आप इसको लिख सकते हो।
इसे आरएमएस स्पीड लिखते हैं, आरएमएस या थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं इसको। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो वी आरएमएस की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो वी आरएमएस निकालना मुझे, एम इसके नीचे लाओगे तो क्या हुआ 3 kBT अपॉन में एम, और ये जो स्क्वायर था ले आओगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट में आएगा। अब देखिए 3 इसकी वैल्यू होती है केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23 होती है मेरे ख्याल से, याद नहीं आ रहा मुझे, माइनस 23। टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री, कैल्विन में करोगे तो क्या होगा 300 कैल्विन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो भैया 9.01 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। सॉल्व कर लीजिए, यहां से क्या आएगा थर्मल वेलोसिटी आएगा। उसके बाद कंपेयर करने का मतलब है दोनों को क्या करो डिवाइड करो, ऑन डिवाइडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वी आरएमएस, दोनों को डिवाइड करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वी आरएमएस, जो नंबर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अरे छोड़ना ये, अच्छा ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं भैया, तेरा कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस कितना रखा है 10 ओम, क्या है रेजिस्टेंस कितना रखा है 10 ओम कॉपर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, बोलो तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रखा है 10 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। एग्जिस्ट कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी, ठीक है। और इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर कितना रखा है आपको अंदर रखा है, क्या निकालना है 8 × 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन्स है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना पोटेंशियल दे रखा है ना, पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल से आर रखा ना, रेजिस्टेंस रखा, पोटेंशियल रखा, अरे वो तो क्या, देखिए सॉल्यूशन देखिए, करंट क्या होता है वीना होता है, तो हो तो क्या वीना क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, करंट अपॉन में ई एन ए, करंट क्या होता है पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये होता है ई एन ए, पोटेंशियल रेजिस्टेंस ई एन ए, सब कुछ दे रखा है। पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 10, ये कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 × 10 की पावर 28, पीछे 28, और एरिया कितना है 10 की पावर माइनस 6, आंसर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है निक्रोम हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। निक्रोम हीटिंग एलिमेंट है जिससे किससे कनेक्टेड है 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। इनिशियल करंट यानी करंट यहां पर बदल रहा है, इनिशियल करंट कितना है 2.2 एम्पियर। अच्छा तो हमें पोटेंशियल तो पता ही है, करंट पता है, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R1, चलो हो गया। देन R1 क्या होगा, R1 होगा आपका V अपॉन में I1 हो जाएगा, है ना, V अपॉन में I1। एंड आफ्टर सेटल डाउन, कुछ टाइम बाद ये सेटल डाउन हो जाता है, करंट I2 क्या हो जाता है आपका फ्यू सेकंड 2 एम्पियर, क्या हो जाता है 2 एम्पियर। तो R2 कितना होगा पोटेंशियल अपॉन में I2 220 वोल्ट, 220 करंट कितना है 2.2, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, और 220 करंट कितना हो गया 2, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया R2 हो गया, है ना। फाइंड द स्टडी टेम्परेचर, आपको इसके इसका टेम्परेचर क्या, फाइंड द स्टडी
टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, द रूम टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर आपको दे रखा है T1 कितना रखा है, रूम टेम्परेचर कितना 23 डिग्री सेल्सियस कितना रखा है। आपको यहाँ का टेम्परेचर निकालना जब ये रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। और आपको अल्फा दे रखा कितना 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है भैया। ये देखा निकालेंगे कैसे, तो भैया आपको पता ही है R2 इक्वल्स टू में R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस, ये हो गया R2 कितना है 220 डिवाइड बाय 2, R1 कितना है 220 डिवाइड बाय 2.2, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू रखी है आपको कितनी 1.7 इंटू 10⁻⁴। T2 अपने को निकालना है, T1 कितना है 30, सॉल्व कर लीजिए, T2 आ गया, आ जाएगा। कह रहा रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इतना T1 कितना रखा भैया, आवाज आ रही है बेटा, T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, उस पर टेम्परेचर कितना रखा है 5 हो, रिपीट हो गया। The negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर, कितनी लेंथ है, लेंथ है 15 मीटर। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रखा है 6 गुणा 10⁻⁷ एंड इज रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अपने को रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। हाँ वो तो पता ही है, लेकिन मैं कह रहा था ना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया, कुछ है ही नहीं इसमें, तो मैं यही सोच रहा हूँ। आर इक्वल्स में क्या होता है रो एल ए, रो क्या होगा आर ए अपॉन में एल, खत्म हो गया आंसर। ये कब आ रखा है क्या पी वाई क्यू में, नहीं आ रखा, मैंने ऐसे दे दिया बढ़िया था, फिर सकल जैसा है क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं भैया, एट अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री का रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज इतना। T1 क्या है भैया 300 केल्विन है, ठीक है भैया 27 डिग्री को 300 केल्विन, और R1 क्या है इसका 100, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर, आपको T2 निकालना है जब रेजिस्टेंस क्या हो जाए 117 ओम हो जाए। अल्फा कितना रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। तो R2 क्या होगा R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, कर लोगे भैया आंसर खत्म। अच्छा ये कह रहा भैया देखिए चार्ज रखा है आपको निकालना बड़ी डायमेंशन फॉर्मूला ए बी एंड सी। तो देखिए भैया ध्यान देखिए क्यूटी इक्वल्स टू में चार्ज है एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी, कुछ नहीं करना आपको एबीसी के डायमेंशंस निकालने हैं। तो भैया अगर ये तीनों जुड़ करके चार्ज दे रही है तो इसका मतलब ये भी चार्ज होगी, ये भी चार्ज होगी और ये भी क्या होगी, तो एटी स्क्वायर भी क्या होगी, एटी स्क्वायर भी चार्ज के बराबर होगी, बीटी भी क्या होगा चार्ज के बराबर होगा, और सी भी क्या होगा चार्ज के बराबर होगा। चार्ज का तो ए क्या होगा चार्ज अपॉन में टाइम स्क्वायर, बी क्या होगा चार्ज अपॉन में टाइम, और सी क्या होगा चार्ज। अच्छा चार्ज के डायमेंशन क्या होता है एम्पियर चार्ज, एम्पियर इंटू में करंट इंटू में टाइम होता है ना, तो करंट का एम्पियर हो गया, टाइम का टी हो गया, नीचे टाइम स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करोगे ए टी की पावर -1, ए का डायमेंशन आ गया, ये एम्पियर टाइम हो गया, नीचे टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, ये एम्पियर आ गया, और चार ये सी का क्या होगा 80 होगा, आंसर आ गया। पहले पार्ट का हो गया, दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं फर्स्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ, अच्छा
एबीसी आपको दे रखा है 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट 5 सेकंड। तो 4 दे रखा है, एबीसी की वैल्यू आपको दे रखी है 3 2 1 अपान 3 1। तो करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी, क्यू की वैल्यू क्या रखी है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट करो, ये बाहर आएगा टी स्क्वायर क्या होगा 2t, बी बाहर आएगा टी का क्या होगा 1 और सी का क्या होगा 0। तो 2at प्लस बी। अब सारी वैल्यूज को रखो, तो एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड 5 सेकेंड में 5 सेकेंड। तो भैया करंट क्या होगा 2, ए की वैल्यू कितनी रखी है 5 और टाइम की वैल्यू क्या रखी है 5 3। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इतना एम्पियर करंट आ गया, आंसर आ गया। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये था, सारे क्वेश्चन हो गए। अब आगे के टॉपिक कल से पढ़ेंगे, ये पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ठीक है।